आज आम बजट 2025 का हम सब मिलके एक सम्यक विश्लेषण करेंगे और उस पर एक नीतिगत विमर्श होगा। बजट पर परिचर्चा एक पृथक प्रश्न है, बजट का नीरछीर करना, लेकिन बजट में नीतियों का क्या अपना विशिष्ट महत्व है? वह नीतियाँ कितना भारत के अनुकूल, कितना भारत के प्रतिकूल हैं और उसमें आम आदमी का समावेश कितना है? तो नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नीतियाँ प्रशासन की मंशा की अभिव्यक्ति होती है। उसे हम अंग्रेजी में मैंसिलिया कहते हैं कि उनकी मन स्थिति क्या है, उनकी उनका विचार क्या है, उसी विषय पर आज विमर्श होगा और उस विमर्श पर 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ होंगी, प्रोफ़ेसर उदयभान सिंह सर और डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी की। 2 महत्वपूर्ण टिप्पणी होगी और जल्दी ही हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक भी हम लोगों के बीच जुड़ेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सर्वप्रथम हम परंपरा के अनुसार लोक पहल का एक मान्य परंपरा है, हम परिचय प्रस्तुत करते हैं। हम लोक पहल का एक परिचय प्रस्तुत करते हैं। लोक पहल हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्र को निरंतर गति प्रदान करने के लिए मैं बीच में थोड़ा-सा व्यवधान करूँगा। हमारे 2 महत्वपूर्ण हमारे 2 महत्वपूर्ण महनीय कार्यकर्ता, एक तो लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हम लोगों के बीच आ गए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभिनंदन और स्वागत इसलिए कि आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में लोक पहल अपनी अविराम यात्रा चलाता है, राष्ट्र को जगाता है और जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि यह जो लोक पहल का महाअभियान है, इसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर हैं और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं, जो एक बड़े राष्ट्र के बड़े शिक्षाविद हैं। इसके महनीय स्तंभों में से हैं प्रोफ़ेसर अविनाश पार्थीडकर, प्रोफ़ेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफ़ेसर आलोक चौहान, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, आज के महनीय वक्ता और लोक पहल के बड़े ही यशस्वी कार्यकर्ता डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, डॉक्टर अ अ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अन्यान्य हमारे लोक पहल के आशुतोष, सनी, ये जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जुड़े रहते हैं और अपना मार्गदर्शन, अपना योगदान लोक पहल के लिए देते रहते हैं। तो ऐसे लोक पहल लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को निरंतर ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक सहयोगी के रूप में हम लगातार जनता के बीच जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने जो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन करते हैं। लोक पहल के हमारे 5 आदर्श हैं और हमारी 5 विभूतियाँ हैं, हमारे 5 दिव्यमान नक्षत्र हैं, जिनके विचारों को लोग लेकर के लोक पहल सामाजिक जीवन में सजगता के साथ सामाजिक जीवन में राष्ट्र को निरंतर पुष्पित पल्लवित करने और जागृत करने का प्रयास करता है। उसमें जो सर्वप्रथम महनीय नाम है, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें उप आख्यान रज्जू भैया के नाम से जाना जाता है। आपकी कर्मभूमि प्रयागराज है। आपका आपने राष्ट्रीय जीवन को अपना तन, मन, धन सभी कुछ समर्पित करके जो अनुकरणीय उदाहरण समाज के लिए, हमारे लोक पहल के लिए प्रस्तुत किया है, वह अद्भुत है और उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के सदृश है। राष्ट्रीय जीवन में आपका विशिष्ट योगदान है। आपने अपना समस्त होम कर दिया है और परिवार का भी अद्भुत योगदान है। आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के एकमात्र उस ज़माने में
अभियंता हुआ करते थे। आपके भाई भी उसी प्रकार के यशस्वी हैं, लेकिन पूरे परिवार ने राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुतियाँ दी हैं, जिसका स्मरण करना प्रयागराज में जो भी रहता है, वह ज्वाला देवी को नहीं भूल सकता है। वह पूजनीय माताजी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया की थी माताजी, और उन्हीं के नाम पर शहर के हृदय स्थल पर एक विद्या भारती द्वारा संचालित बहुत ही बहुत ही समृद्ध शिक्षण संस्थान है, जिसे हम ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जानते हैं। लोक पहल के जो दूसरे महत्वपूर्ण आदर्श हैं, वह सर्वस्व जिसका जीवन क्षण-क्षण राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की सामाजिक समरसता में लगा रहता था। ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र पूज्य महंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हैं। आज जो राम मंदिर आंदोलन का स्वरूप निर्धारित हो करके उसको साकार रूप में हम देख रहे हैं, उसकी नींव की ईंट गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी थे। उनके ही यह पराक्रम का, उनकी वैचारिक ऊर्जा का, उनके राष्ट्र की स्वतंत्रता के सांस्कृतिक गुलामी से विमुक्ति का जो अनथक प्रयास था, उसी का आज प्रतिरूप हमें दिखाई देता है भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या में। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, और राम का अगर मंदिर हम भारत में स्थापित कर नहीं पाते, तो यह राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति होती, और एक छटपटाहट जीवन भर बनी रहती। और उसको साकार स्वरूप देने में जो अपनी ऊर्जा का यशस्वी योगदान दिया है ब्रह्मलीन महंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। इसी में जो दूसरा नाम है, वह है पूज्य अशोक जी सिंघल का। अशोक जी सिंघल भारत के राष्ट्रीय जीवन की जो सांगठनिक परंपरा है, उसके दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। उसके ऐसे नेतृत्व करता है और ऐसा त्याग और ऐसा बलिदान, जिसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। तो ऐसे पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। भारत को भारतीयता की ओर अग्रसर करना, और एक बात महाकुंभ प्रयागराज में चल रही है हमारे बीच, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सह संयोजन का काम कर रहे डॉक्टर राजीव कुमार जी भी हमारे बीच आ गए हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। आपने भी प्रयाग में अपनी डुबकी लगाई है और इस समय भारत की धरती पर ही है। तो ऐसे डॉक्टर राजीव जी का बहुत-बहुत कोटि-कोटि अभिनंदन, स्वागत। ऐसे जब कुंभ लगता था, तो लॉर्ड लिथिनगो ने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रयागराज में लोग कैसे चले आते हैं? महामना ने एक पंचांग दिखाया था और कहा था कि ये पंचांग है, और वो पंचांग भारत की कीर्ति पताका है, जिसमें भारत में 1000 करोड़ वर्ष बाद और 1000 वर्ष बाद कब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण रहेगा, उसकी तिथियां स्वयं निर्धारित होती हैं। महामना ने कहा कि यह हमारा पंचांग किसी को निमंत्रित नहीं करता है। प्रत्येक भारतवासी इस पंचांग को देखता है, जानता है, और कब माघ मास मकर गति हुई और कब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होगा, उसको जान लेता है। यह निमंत्रण की प्रक्रिया नहीं है, यह स्वयं जान लेता है, पूरा भारत जान जाता है। तो इसीलिए यह भीड़ है, इसीलिए आकर्षण है। ऐसे महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय लोक पहल के आदर्श हैं। और एकात्म मानववाद, मनुष्य का मनुष्य का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करना। और इस सांसारिक जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सांसारिक जीवन का उद्देश्य है हर उस गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, हर उस गरीब के को के घर अन्न की उपलब्धता कराना। ऐसे अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, और इन्हीं आदर्शों को लेकर लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा सामाजिक जीवन में करता रहता है, और हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हम राष्ट्र को जगाते रहें। और जैसा मैंने कहा कि जब-जब भी राष्ट्र सुषुप्त होता है, और हमारी चेतना हमारे अ, दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि भारत की चेतना को जगाने की आवश्यकता होती है, तो परम्बा कहती हैं,
या देवी सर्वभूतेषु चेतना विधीयते। तो हम चेतना को जगाने वाले लोक पहल के कार्यकर्ता हैं, लोक पहल के लोग हैं। हम निरंतर जगाते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका पूरा जीवन ही केवल पूरा भारत उनका परिवार है और पूरा जीवन माँ भारती को समर्पित है, ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों का निरंतर जिस मात्रा और अनुपात में हो सकता है, लोक पहल ऐसे सकारात्मक कदमों का सहभागी बनता है, हमसफर बनता है। लोक पहल एक सजग सहयात्री है। अब हमारे महनीय वक्ता बोलें, उसके पहले विमर्श हम लोग करेंगे। तो मैं अपील करूँगा, मैं निवेदन करूँगा लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब को कि आज के विषय पर अपना पाथेय हम सबको मार्गदर्शन, एक अभिभावकी नेतृत्व हम सबको प्रदान करें, तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय संयोजक लोक पहल। नमस्कार। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अपने ही बीच और लोक पहल में अनवरत सक्रिय डॉक्टर हर्षमणि जी का व्याख्यान आज जो है समसामयिक बजट को लेकर के है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है ऐसा प्रयास करें कि समाज संपन्न हो, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और ये तभी संपन्नता आएगी जब महाकुंभ जैसे सनातन संस्कृति को हम समझेंगे और एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। छोटे विचारों से बड़े काम नहीं हो सकते। प्रयाग में हम लोग रहते हैं तो देने से जितना संतोष मिलता है, लेने से उतनी ही तृष्णा बढ़ती है। यह आभास हम प्रयागवासियों को पहले से महसूस होता रहा होगा, तो इस महाकुंभ के अप डाउन ने उसको और बेहतर ढंग से महसूस करने का या सजग होने का अवसर दिया है। केवल एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सामाजिक संगठन, सामाजिक सोच और समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए जो प्रयास है, उसी के लिए हम सब लोग एक साथ एकजुट होके समूह में सोचते हैं। नहीं, व्यक्तिगत तो हर व्यक्ति सक्षम है अपने जीवन यापन के लिए। ये जो महाकुंभ प्रयाग का है, ये किसी सरकार का, किसी एक सनातनी का, किसी साधु संत का नहीं है। यह हम सारे लोगों का है और हर सारे लोगों को वहाँ की छोटी-छोटी समस्याओं के बारे में उलाहना देने के बजाय उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उस समस्या के समाधान पर हम लोगों को सोचना चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के सत्ता सरकार के बजट से जो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर साहब करेंगे, उसको हम यहाँ प्रयाग में केवल इतना कहना चाहेंगे कि हम कहने को तो ये धार्मिक आयोजन है, कहने को तो ये जो है सनातन संस्कृति की रक्षा का आयोजन है, लेकिन भारत की संस्कृतियों द्वारा भी धर्म के साथ अर्थ की रक्षा कैसे की जा सकती है और जीविकोपार्जन के लिए समाज में किसी के सामने हाथ फैलाए बिना अपने को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, यह भी उदाहरण यहाँ है। बस यहाँ से केवल एक ही चीज की सीख में जो कमी आई है उसको पूरा करने पे हमको विचार करना चाहिए। तेन तत्तेन भुंजिता, त्याग पूर्ण भोग को हमको अपनाना चाहिए। हविस हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं सिखाई है और ना हमारे इतिहास ने हमको उधर ले जाने दिया है। तो विषय पे हम और कुछ कहें उससे बेहतर होगा कि हम पुनः एक चीज कहेंगे कि जो जहाँ जैसे हैं, हर श्रद्धालुओं के सहयोग में अपने को तत्पर करें और आज के विषय पे डॉक्टर साहब को सुने। बहुत-बहुत भाई साहब आपका आभार और अभिनंदन। आपने बहुत संक्षेप में ही लगभग अपनी उस वैचारिकी को प्रस्तुत कर दिया कि भारत की धरती है, जिसमें धर्म भी है, अर्थ भी है और काम भी है और मोक्ष भी है। तो एक ऐसा अर्थ जो धर्म प्रेरित हो, बिना धर्म के अर्थ की उपयोगिता और प्रासंगिकता नहीं हो सकती और वह अर्थ के बिना धर्म का भी कार्य नहीं हो सकता।
अर्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। तो आज जो हमारी केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत 2025-26 प्रस्तुत किया, जो बजट के अनुमान थे, क्योंकि बजट का आधा भाग प्राप्तियों का होता है और आधा भाग हमारे क्या-क्या करने हैं और क्या-क्या खर्च हैं। तो ये 2 भागों में बजट बटा रहता है। संसद पूछता है संसद के सदस्य कि आप कहाँ से प्राप्त करेंगे और विकास पर कितना खर्च करेंगे, वो कहाँ से लाएँगे। और देश का जो राजकोषीय बजट होता है और कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके विषय में वित्त मंत्री जी विधिवत जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इस बजट में उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय का जो क्रम है, वह 34.96 लाख करोड़ और 50.6 लाख करोड़ अनुमानित है। और जो शुद्ध प्राप्तियां हैं, वह है लगभग 28.37 लाख करोड़ रुपए हमारी शुद्ध प्राप्तियों के विषय में ये हमारी अनुमान है। जो हमारा राजकोषीय घाटा है, वह सकल घरेलू उत्पाद का 4.44 रहने का अनुमान माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यक्त किया है। और जो बाजार का उधार है, वो 14.82 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025 में 26 में 11.21 लाख करोड़ ये जीडीपी का है। जीडीपी का लगभग 3.1% पूंजीगत व्यय को निर्धारित किया गया है, जो जिसमें कहा गया कि कृषि विकास पहला इंजन होगा, जिसके विषय में हमारे आज के वक्ता और अर्थशास्त्री और बहुत ही विशेषज्ञ और जिस विषय में आपकी गहरी अभिरुचि है और बोलने की सामर्थ्य भी है, ऐसे डॉक्टर हर्ष जी अपना प्रस्तुत करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का प्राविधान है, जिसमें कृषि जिलों के विकास के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया गया है। यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी के साथ शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को चयनित करने का, यदि मैं सही हूँ, तो 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस बजट की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वह ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का उसमें एक ऐसी पॉलिसी जो कितनी उदार होगी, एक उदार नीति का निर्माण किया गया है, जिसमें कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए, मध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल करने का इसमें प्राविधान किया गया है। इसी के साथ दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तुअर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें दलहन में आत्मनिर्भर मिशन का प्राविधान किया गया है। और ये नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से दालों का क्रय करना सुनिश्चित करेगा और सरकार का पूरा फोकस होगा कि दलहन की जो कृषि क्षेत्र है, उसके क्षेत्रफल में विस्तार हो सके। ये महत्वपूर्ण है। और राज्यों के साथ सरकार इसी के साथ सब्जियों और फलों के लिए भी एक व्यापक कृषि नीति लेके आई है, जो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। राज्यों के साथ साझेदारी में किसानों के लिए
उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसी के अंतर्गत बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात की गई है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उच्च उपज वाले जो बीज हैं, उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी, जो उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करना, उच्च उपज वाले बीजों को लक्षित करके उसका विकास करना, प्रसार करना और इसका भी लक्ष्य रखा गया है कि जो भारत के 100 से अधिक बीज किस्मों के उत्पादक जिले हैं, उसमें उन जिलों को ये चयनित करके उन एरियाज़ में यह लाभ पहुँचाया जाएगा। दूसरा इसका है मत्स्य उत्पादन के लिए जो हमारा गैर कृषि कार्य है, कृषि से जुड़ा हुआ मत्स्य उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उच्च सागरों से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसमें अंडमान, निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा फील्ड है जिससे किसानों की भी आय बढ़ती है, वो है कपास। कपास के माध्यम से उन्नत ऋण की उपलब्धता भारत सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। इसी तरह असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने का भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि एनकेपी, यूरिया, अमोनिया और फास्फेट हमारे पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए अनुपात आवश्यक है और हमारे यहाँ यूरिया का उत्पादन अब भी कम है और हमें बाहर से आयात करना पड़ता है और इसके अंतर्गत अब हमारे रोजगार को लगातार जैसा कि पूर्व में और हमारे महानी वक्ता उसी ओर ध्यान देंगे, एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। माने इसे 5 तक ले जाया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे और स्टार्टअप के लिए फंड्स की व्यवस्था की जाएगी। विस्तारित दायरे और 1000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा। यह पहली बार इतना व्यापक कदम उठाया गया है और जो पहली बार उद्यम करने वाले लोग हैं, अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को पहली बार उद्यम लगाने वालों को 2 करोड़ रुपए तक ये अनुसूचित जाति, जनजाति के विशेष लाभ के लिए दिया गया है। ऐसे उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक की समयावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। इसी तरह भारत के फुटवियर, चमड़ा उत्पादन के विषय में पिछली बार भी एक बहुत बड़ा कमेंट करते हुए डॉक्टर हर्ष जी ने बताया था, यह 22 लाख लोगों को रोजगार इससे मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार ये होगा। इसी तरह खिलौने का क्षेत्र है। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन स्थापना की बात की गई है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई है। यह विकासशील तीसरा इंजन है निवेश का। इसमें लोगों का निवेश होगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के लिए लगभग 2% पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों की उचित रूप से अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। तो ये बड़े इसी तरह स्कूल और शिक्षा के लिए युवाओं के लिए भारत का निर्माण नामक
एक कार्यक्रम बनाया गया है भारत के निर्माण के लिए कार्यक्रम, विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए आईआईटी में सक्षमता का विस्तार इत्यादि महत्वपूर्ण इन बिंदुओं पर है, जिस पर हमारे महामहिम वक्ता विचार करेंगे। और अभी भारत सरकार ने अपनी मौद्रिक नीति की भी घोषणा कर दी है, क्योंकि अभी जो टैक्स भारत सरकार ने जो टैक्स में जो कमी की है, इसी तरह जो उच्च तकनीकी शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाने की बात कर रही है, क्योंकि अगर हमें स्टार्टअप भविष्य की खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख से अधिक लोगों का जो लक्ष्य रखा गया है, सबको पोषण के दायरे में लाना है, तो ये सारे के लिए हमें शोध पर विस्तार करने की ज़रूरत होगी। बीमा क्षेत्र की बात की गई है और जो सबसे जो महनीय बात है, जो नई कर व्यवस्था में संशोधन करने की संरचना की गई है, 0 से 4 लाख रुपया, शून्य 4 से 8 लाख रुपया 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए 10% और 12 से 16 लाख रुपए पर 15% का जो टैक्स रिबेट है, वो अद्भुत है और ये इसकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी। 24 से अधिक लाख पर 30%, 20 से 24 लाख पर 25%, तो ये हमारे टैक्स में ये इतना रिबेट दिया गया है। इन सभी विषयों पर हमारे आज के महामहिम वक्ता आम बजट पर चर्चा करेंगे। इसी तरह जो अंतर्देशीय जहाज है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उन सब विषयों पर हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। रेपो रेट में जो कमी 6.25 पर दिया गया है, इससे अनुमान लगाया गया है कि जो टैक्स में रिबेट होगा, तो बाज़ार में पैसा आएगा, तो लोगों को उससे सुविधा होगी। हमें जो कम सस्ते ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता होगी, तो बाज़ार के बढ़ने की संभावना होगी और इन सभी विषयों पर विस्तृत विमर्श और नीतिगत विमर्श और बजट का नीर-छीर करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, युवा अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्ष कुमार सिंह, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं। मैं बड़े समादर के साथ आपको इस महनीय विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर हर्ष जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय भाई साहब, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, सहयोगी डॉक्टर भावेश द्विवेदी, मेरे कुछ शोध छात्र भी इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उन सभी को और जो इनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, उन सभी का आभार। वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े और सबसे आभार लोक पहल का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले भारत का आम बजट संसद में रखा गया है और ये इस डिस्कशन के साथ रखा गया है कि इसको कब से लागू किया जाए। इस दौरान जो भी चर्चा परिचर्चा नीति निर्माताओं के द्वारा, अकादमिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा, शोध गतिविधियों के द्वारा, उन सुझावों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके वित्त मंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, तो ये वास्तव में उसी कड़ी का एक भाग है। जहाँ तक बजट की बात है और जो केंद्रीय बजट है, और चाहे उसे हम मीडिया की भाषा में आम बजट कहें, तो लोगों की अपेक्षाएं बजट से हमेशा होती हैं और ख़ास तौर से तब होती हैं अगर आसपास अगर चुनाव हो, तो आम आदमी को ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं और सरकार के पास कम अवसर होते हैं कि वो कुछ नए प्रयोग कर सके, कुछ अपनी पॉलिसी में स्थायित्व दे सके। लेकिन अगर ऐसा आसपास नहीं है, कोई ऐसा चुनावी वर्ष नहीं है, तो सरकार के पास पर्याप्त अवसर होते हैं कि वह अपनी नीतियों को विस्तार दे सके, उनको किस तरीके से स्प्रेड कर सके, उनका इम्प्लीकेशन कर सके, एग्जीक्यूशन कर सके,
तो मुझे लगता है कि जो बजट 2025-26 का है, मैं इस बजट को उसी आकलन के साथ, जैसा कि आपके समक्ष विषय प्रस्तुत है कि हम सभी, मैं ये मानता हूं कि बजट के जो प्रमुख आंकड़े हैं वो सभी लोगों के पास लगभग हैं। मैं उसके जो पॉलिसी रिव्यू है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है कि अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें और एक घरेलू स्तर पर देखें, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और तकरीबन 10 साल के बाद हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एज प्रारंभ हुआ और भारत जैसे देशों ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव किया और ये सिलसिला लगातार चलता रहा जब तक कि लेमन ब्रदर्स क्राइसिस नहीं आ गई। अमेरिका में जो विश्वव्यापी मंदी आई और उसके तकरीबन 10 साल के बाद एक हेल्थ क्राइसिस आई। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन और जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन है, उसकी जो जिसको कहा गया था कि जब ये पॉलिसी आई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन तमाम सारे देशों को कि ये एक तरीके का एक ऐसा अवसर है जो जिसके लाभ सभी देशों को व्यापक स्तर पर मिलने हैं और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कोई विकल्प नहीं है। और इसी अवधारणा पर लगभग 2 दशक तक लिबरलाइजेशन ने, उदारीकरण की नीति ने देशों के लाभ पहुंचाने का काम किया, लेकिन इसको ब्रेक लगाने का काम 2008 और 2019 में क्रमशः देखने को मिलता है। और 2019 के बाद जब रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, उसके बाद जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, वास्तव में ये तीनों घटनाएं एक ही कड़ी का पार्ट हैं जो स्प्रेड आउट हो रही, धीमे धीमे हो रही है। 2008 में अनएम्प्लॉयमेंट एकदम अचानक से वर्ल्ड लेवल पे स्लो डाउन हो गया और जिसका नतीजा कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में हेल्थ क्राइसिस के रूप में भी है। और हेल्थ क्राइसिस के बाद एक शब्द लॉकडाउन के बाद जो सबसे प्रमुख टर्म इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल किया गया डी ग्लोबलाइजेशन। आप अगर भारत सरकार के बजट 2025-26 में देखें तो उसमें भी इन शब्दों को तरजीह दी गई है। मैं उस पर बात भी करूंगा कि कहाँ कहाँ डी रेगुलेशन और डी ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है। तो जब हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और जब डी ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो आप ये देखें कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से वास्तव में अमेरिका ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव का संकेत दे दिया था। और ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद ये बात और पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है कि उन्होंने किस तरीके से एक नई टैरिफ लाइन लगाकर फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म, जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोटेक्शनिज्म इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक बार फिर से एयर में जो है वो स्प्रेड कर दिया है कि अब फ्री ट्रेड की पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव है या प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव है। मेरे पास एक आंकड़ा है कि ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस का एक आंकड़ा है जिसमें 2000 से 2024 के दौरान लगभग 2600 नए टैरिफ बैरियर्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए हैं। और ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद पूरी तरीके से जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। आप भारत को भी, भारत की प्रिपरेशन को अगर इस संदर्भ में भी देखें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंचने के बाद भारत जैसे तमाम सारे मुल्कों ने ट्रेड की जो मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स था उसको बाइलेटरल अरेंजमेंट्स के रूप में कन्वर्ट किया, यानी बहुपक्षीय व्यापार की बजाय द्विपक्षीय व्यापार पे बात की जाने लगी। यानी कि द्विपक्षीय व्यापार पे बात की जानी तो भारत ने कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। अब देखिए अमेरिका के सामने जो क्राइसिस है वो अमेरिका की जो वास्तव में प्रॉब्लम है
पश्चिम ने अपना एक रिव्यू किया और उसने ये पाया कि जो वैश्वीकरण की जो 40 वर्ष हैं, उन 40 वर्षों में चाइना को फायदा हुआ है और कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का लाभ हुआ है, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। और पश्चिम को इस व्यवस्था से नुकसान हुआ है। और इस नुकसान को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो वास्तव में अमेरिका जो है वो चाइना को कॉम्पीट करना चाहता है। बाकी सारे जो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वो टैरिफ या कोई और भी स्ट्रेटेजिक इम्पोजिशन लगा रहा, वो वास्तव में टेम्पररी है। लेकिन वो चाइना के अगेंस्ट में जो भी करने जा रहा है वो एकदम टेम्पररी स्टेप है उसका। तो भारत के संदर्भ में अगर देखें कि भारत ने जब कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, तो खासतौर से चाइना की जो पॉलिसी है वो ये रही है कि चाइनीज अपने प्रोडक्ट्स को तमाम सारे देशों में डंपिंग के थ्रू जो है वो इतने कम प्राइसेस पे मार्केट में डंप कर देते हैं कि जो दूसरा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है उसके उसके कंज्यूमर्स के पास, मतलब they have no choice to produce indigenously because the cost is higher than rather than to import from the China. तो because of this dumping policy of the Chinese, तो भारत ने लॉकडाउन के बाद से अपनी सप्लाई चेन में बदलाव किया। भारत ने चाइना के साथ अपनी जो सप्लाई चेन को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद आपने देखा कि करीब 200 ऐप, चाइनीज ऐप थे जिसमें पबजी का नाम आता है, टिकटॉक का नाम आता है, इस पे प्रतिबंध लगाया। और कहीं ना कहीं भारत ने अपनी जो सप्लाई चेन थी, जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, उसको कम नहीं किया जा सकता। जितने भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस हैं, कैमरे लगे हैं, हाईवे पे लगे हों, एयरपोर्ट पे लगे हों, उनका सबका ऑपरेशंस, इंस्टॉलेशंस, सब सब कुछ जो है भारत में हो रहा है वो चाइना के हाथ में ही है। जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं, उन पर निर्भर, ऑटोमोबाइल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उस पर भारत की बहुत ज़्यादा निर्भरता है। लेकिन फिर भी भारत ने अपने प्रोडक्ट्स चाइना के साथ अपनी सप्लाई चेन को रिव्यू किया और नए ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो तलाशना शुरू किया। इस नए ट्रेडिंग के पार्टनर को तलाशने के साथ ही साथ भारत ने कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। तो चाइना ने उन देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके भारत के मार्केट को फिर से बाईपास रूट से डंप कर दिया। तो यानी जो मसला है वो ये है कि अगर हम, ये तो हुआ एक्सटर्नल लेवल पे, तो भारत की वित्त मंत्री ने और भारत सरकार के जो आर्थिक समीक्षा है उसमें भी इस बात पर उल्लेख किया गया कि हमें सारे देश अब अपनी इंटरनल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। यानी हमें अपने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स है वो बहुत सेटल नहीं है, बहुत अनिश्चितता है, particularly after the global financial crisis in 2008, a global health crisis in 2019। तो अब हम आते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट पे। जब हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे आते हैं तो यानी हमारे पास काफी कुछ काम करना है। वित्त मंत्री जी ने जो भारत की आर्थिक वृद्धि है, आप समझ पा रहे हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि फिर भी अन्य देशों की तुलना में एक संतोषजनक है, 6 से 7% के बीच की है। और अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं वो भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए काफी हद तक आशान्वित है, यानी उनके एस्टिमेशंस और ज्यादा अफर्मेटिव है। भारत की ग्रोथ रेट भले थोड़ा 1-2 पॉइंट्स कम भी हो सकती है, लेकिन दे आर अफर्मेटिव। दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज अ इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। तो देयर आर 4 लीवर्स। वन एक एक्सपोर्ट, जिसको हम लोगों ने देखा, अभी बात की कि वहां पे हम किस तरीके से अपने एक्सटर्नल ट्रेडिंग पार्टनर्स को रिव्यू कर रहे हैं। दूसरा जो लीवर है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स की जब बात आती है तो आप देखें कि पिछले 10 सालों में भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स का जो ट्रेंड है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आंकड़े की बात करें तो 2020 से 2024 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है
वो 38.8% इंक्रीज है। दिस इज ह्यूज इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप इस बजट की बात करें तो लगभग 11.21 लाख करोड़ रुपए। इट इज अबाउट 3.1% ऑफ द जीडीपी। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। अब आप ये देखें कि ये जो व्हाट आर द रेशनल बिहाइंड दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट गवर्नमेंट थिंक ओवर दैट फॉर ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारत में शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मजबूती के साथ लैस किया जा रहा है। चाहे वो उनकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, चाहे आप रोड्स का कंस्ट्रक्शंस की बात देखें, फ्लाईओवर्स की बात देखें, आरओबीज की बात देखें, इन सब में बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। उसके पीछे दो रीजन है। ये पहला रीजन है कि सरकार ऐसा मानती है कि इस मामले में सरकार कीन्सियन इकोनॉमी की तरह काम करना चाहती है। कीन्सियन सिस्टम जिस तरीके से काम करता है कि एक तो जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझने के लिए अभी हमारे लोक पहल के जो संयोजक जी हैं उन्होंने भी बात की थी कि प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल को एक ग्लोबल मेगा इवेंट के दौरान ये लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित था इस महाकुंभ मेगा इवेंट के लिए। और इससे कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट काम किया है, इससे चाहे वो रेलवे की इनकम हो, चाहे वो एयरवेज की इनकम हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी की इनकम हो, चाहे वो मतलब कितने सारे सेगमेंट्स का जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम कर रहा है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसी तरीके से काम करता है कि एक बार सरकार एक्सपेंडिचर करती है, यानी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और उसके बाद जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स उसकी देखा देखी बढ़ता है, जिसको एनिमल स्पिरिट भी कहते हैं, जब ये देखा देखी बढ़ता है तो मल्टीप्लायर से और इनकम कई गुना बढ़ती है। और इसी इनकम से आर्थिक वृद्धि में तेजी आती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है। तो पहला चीज तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो शहरों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो शहरों को यानी ऑटोनॉमी दी जा रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बस शहरों को सजा दिया जाए। अब इसके बाद शहर अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाए। शहरों में पार्क हों, पार्कों में उनको पार्क इस आधार पर चलें कि उन पर होने वाला, उनको मेंटेनेंस पे खर्च होने वाला जो है एक्सपेंडिचर, वो पार्क खुद वहन कर सकें। आप देखते हैं कि भारत में जब जो रोड्स हैं, जो हाईवेज बढ़े, बहुत तेजी से हाईवेज की संख्या बढ़ी, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन्स, और आप देखें कि उसको मेंटेनेंस के लिए सरकार ने टोल प्लाजा लगाया। तो टोल प्लाजा का एक जो एस्टिमेशंस है वो लगभग 100 किलोमीटर्स के बाद एक उन्होंने बैरियर लगाया है कि उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इस मेंटेनेंस को जब फास्टैग से कन्वर्ट किया गया, तो भारत में इंटरनल ट्रेड वास्तव में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड का सिग्निफिकेंट होता है। और इस सिग्निफिकेंट को जब सड़कें छोटी थी या रास्ते छोटे थे या जो टोल कलेक्शन था वो मैन मेड था, तब क्या होता था कि अगर मान लीजिए केरल से कोई सामान चला वो दिल्ली तक आना है, और करीब अगर कम से कम 20 टोल प्लाजा पड़ा, और एक टोल प्लाजा पे कम से कम अगर 10 मिनट मिनिमम मान लें अगर गाड़ी रुकी, तो आप ट्रेड में जो राज्यों के बीच व्यापार हो रहा था उसमें कितना नुकसान। और अगर कोई वस्तु ऐसी है जो खराब हो सकती है या जिसकी पहुंचना कम समय में ज्यादा जरूरी है, वो भी डिरेल होता था। ट्रेड का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता था, किराया ज्यादा होता था। लेकिन जब से ये इनको रोड्स की कनेक्टिविटी को किया गया, शहरों को बाईपास करते हुए रोड्स बनाए गए, यानी एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए अब आपको शहर के एंटर नहीं करना है, आपको बाहर बाईपास करते हुए निकल जाना है। और जब
फास्टैग आया तो जो एक टोल प्लाजा से क्रॉस करने का जो समय था वो मिनट से घटकर सेकंड्स में हो गया, और इससे क्वालिटी बढ़ी और जो है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड भी बढ़ा। मैंने आपसे कहा कि राज्यों के बीच में जो व्यापार है भारत में, वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम रखता है, और इसकी तुलना यूएस के ट्रेड से की जा सकती है कि यूएस का ट्रेड का जो वॉल्यूम है उतना भारत में राज्यों के बीच में ट्रेड का वॉल्यूम है। तो एक तो ये शहरों को इसलिए समृद्ध किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जब आप सेंटर और स्टेट्स के बीच की बात करते हैं तो आप ये देखें कि प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट था उसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल था और सेंटर ही एलोकेट करता था। फाइनेंस कमीशन की भी उसमें रिकमेंडेशंस थी जो उसके आधार पर दिया जाता था। तो 1960 के दशक तक सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत कॉम्पिटिटिव थे, और यानी कि इस तरीके के थे कि अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट्स है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट्स है ना, या उनके रिसोर्सेस के रिस्पेक्ट में देखें तो एक तरीके का कहीं न कहीं एक बायसनेस थी जिसको कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का नाम दिया गया। लेकिन 1960 के बाद जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का दौर आया, और जिसमें ये कहा गया कि जो सेंटर और स्टेट हैं उनके बीच में एक तरीके का कोरिलेशन होना चाहिए। और 1980 के बाद से जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ, आप देखें कि पंचवर्षीय योजनाओं का खात्मा करके नीति आयोग की बात जब होने लगी तो आप देखें कि यहाँ से सेंटर और स्टेट्स की ऑटोनॉमी में बदलाव आया। और अब जो हम जब डोमेस्टिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की ऑटोनॉमी बढ़नी चाहिए, और स्टेट की ऑटोनॉमी कैसे बढ़ेगी, उनके रिसोर्सेज से बढ़ेगी। उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के माध्यम में जैसा कि दिया जा चुका है 14वें वित्त फाइनेंस कमीशन में। दूसरा, जीएसटी जैसे बड़े जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो ढांचा था वो पूरी तरीके से उससे स्टेट्स की जो बढ़ी है। तो अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जब आप देखें कि जो शहर हैं और शहर की जो म्यूनिसिपैलिटी है, तो म्यूनिसिपैलिटी ने सर्विस तो दे दी आपको, रोड्स दे दिए, पार्क दे दिए, बढ़िया ओपन एयर जिम दे दिया आपको, लेकिन आप अपना जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए आ रहा है, लोग उसको जो एक मिनिमम चार्जेस है वो नहीं देना चाहते। तो भाई ये व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, शहर किस तरीके से स्वच्छ होंगे, और जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। आप अगर इसे पंचायत के लेवल पे लेते जाएं तो आप ये पाते हैं कि लगातार, चाहे वो 14 फाइनेंस कमीशन है, चाहे वो 15 फाइनेंस कमीशन है, लगातार फंड्स उनको दे रहा है। लेकिन जब ग्राम पंचायतों की बारी आती है कि वो हाउस टैक्स लगाएं तो ग्राम प्रधान सबसे पहले अपने वोटर्स की तरफ देखता है और इस व्यवस्था को बिल्कुल वहीं से एकदम मतलब डिस्करेज हो जाता है। तो आप ये पाते हैं कि जो ग्राम पंचायत है बहुत थोड़ी सी ग्राम पंचायत है भारत में, जबकि 6 लाख गांव का देश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा गांव है। तो इस तरीके से जब आप एक्सपेंडिचर में उनको शेयरिंग दे रहे हैं तो उनकी ऑटोनॉमी बढ़ रही है, यानी उनको अब खुद से रिसोर्सेस जनरेट करने के प्रयास करने होंगे, चाहे वो टीयर 4 और 3 सिटी हो, चाहे वो टीयर 1 सिटीज हो, है ना, चाहे वो ग्राम पंचायत हो। तो एक तो ये जो सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स में स्टेट्स को काफी ऑटोनॉमी दी जा रही है, और स्टेट से ये अपेक्षा की गई है इस बजट के भी माध्यम से और पिछले कुछ वर्षों से कि वह भी सेंटर के साथ ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ें और अपनी भूमिका तय करें, वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के लिए हो, चाहे वो स्टार्टअप को जनरेट करने के लिए हो। ओडीओपी जैसे प्रोग्राम्स आपने ऑलरेडी देखे हैं, इन सब में जो है। दूसरी चीज और एक जो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो भारत में ये महसूस किया गया है कि एक तो जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, तो कॉरपोरेट टैक्सेस में कमी देखने को मिली है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्सेस में जो कमी आई है उसका फायदा वर्कर्स की इनकम्स को नहीं मिल रहा है। यानी
जिस मात्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर्स की इनकम बढ़ी है, उस मात्रा में जो वहाँ काम करने वाले जो कामगार हैं, उनकी उनकी वेजेस नहीं बढ़ी है, उनको मिलने वाली सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। तो भारत में श्रम बाजार जो लेबर मार्केट है, वो एक तरीके का अलग चैलेंजेस का सामना कर रहा है। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी लेबर मार्केट में चैलेंजेस हैं। तो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो ये बात स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लेबर को रिप्लेस करेगा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, जिससे कि किसी और तरीके के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों। और तो ये यहाँ पर एक चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है कि मुझे लगा कि श्रम को जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, जो लेबर्स की जो वेजेस की है, उन पर भी एड्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब आप डिमांड को एड्रेस करते हैं, जब आप मल्टीप्लायर इफेक्ट्स को एड्रेस करते हैं, तो हमें उनकी वेजेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर जो गिग वर्कर्स हैं, वो एक नए तरीके के गिग वर्कर्स ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास फ्रीडम है। They are not engaged in a particular manner. They are free. Whenever they get time, they get the assignment, they deliver the assignments. So it is a different kind of work, right? And gig workers are different from the traditional workers. They are well equipped. They know about the languages, multi languages. They know about the computer screen, or etc. etc. इस बजट में करीब 1 करोड़ गिग वर्कर को एड्रेस किया गया। उनको माना गया कि इनको भी हमको कुछ देना चाहिए। तो एक ई श्रम पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, और उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है। तो यहाँ से ये एक स्टेप है कि हम उनको इस दायरे में ले रहे हैं। इस नए तरीके के जो which are quasi based on the artificial intelligence, तो यहाँ पर मिलेगा। एक बात जो क्वेश्चनेबल है कि जब हम ये बात करते हैं कि चाइना जैसे देशों में वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, वो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काम के घंटे बढ़ा देते हैं, और उस प्रोजेक्ट को काम करते हैं। भारत में पिछले कोविड-19 के बाद से तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, और ये बिल्कुल उत्पादकता के साथ मैच नहीं करता है। अगर आप किसी को 80 करोड़ रुपए, वो 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दे देंगे, यानी उनकी भोजन की आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, वो सरकार ने ज़िम्मेदारी ले ली। तो आप उनसे काम के घंटे कैसे बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लेबर रिफॉर्म्स की एक बात है, और ये इसको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं। अगर कोई क्राइसिस है, तो क्राइसिस का when we are over the crisis, when we get over, when we shall overcome the crisis, then we need to recheck this scheme again, so that we can maintain the productivity and gives the positive indicators for the economy. तो एक तरफ हमें चाइना से कॉम्पीट करना है, जहाँ पर वो कहते हैं कि हम 7 घंटे काम करते हैं, बस संडे को क्या है कि 3 घंटे पहले छोड़ दिया जाता है। तो ये वहाँ का कॉम्पिटिशन लेवल है। जब आप भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जब गवर्नमेंट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस लेवल पे बढ़ाया है, तो अब प्राइवेट सेक्टर्स की रिस्क कैपेसिटी बढ़नी पड़ेगी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अब बढ़ानी पड़ेगी। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंजेस। अगर इफ प्राइवेट सेक्टर अगर इस बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो इसी अनुपात में नहीं बढ़ाएगा अपनी रिस्क कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो जो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, उसका जो वैल्यू है, वो कम हो जाएगा। उसका फायदा उतना देश की इकोनॉमी को नहीं मिलेगा। तो ये भी एक है कि जब सरकार ने इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को यानी जो उन्होंने बैटन था, वो प्राइवेट सेक्टर को अब दे दिया है। अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी उसको हैंड टू हैंड करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जो एक चीज़ है, वो है
MSME, तीसरी चीज एक मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे बात की, दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट्स को लेके बात की, तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो है वो MSME सेक्टर। MSME सेक्टर्स के जो क्राइटेरिया है उसको भी रिवाइज किया गया है। MSME सेक्टर वास्तव में जो कहते हैं ना स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और अगर इस सर्वे में आप देखें तो उसे एक नाम दिया गया है मिटल स्टैंड। मिटल स्टैंड एक जर्मन भाषा का एक शब्द है। तो जो इंडिया का जो मिटल स्टैंड है, इसका जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, और इसका अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में देखें तो वो जो शेयर है वो लगभग 240 मिलियंस जो है वो है, और अगर इसका एक्सपोर्ट में हिस्सा देखें तो वो लगभग 45% है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद है कि जब भारत में 1977 में मैंने जनता पार्टी केम इनटू द मैंडेट, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं साहब, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये वास्तव में अगर आप देखें कि जो बॉम्बे प्लान का कंसेप्ट था और महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट था, वहाँ से ये लगा। लेकिन हम कभी इस पर बहुत कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाने में, या जैसे जनता पार्टी जैसी सरकारों को उतना समय नहीं मिल पाया, या बाद में भी हमने जब अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था वो बिग इंडस्ट्री के कॉम्पिटिशन्स में वो एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाए। चाइना में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच अपनाया, भारत में सब्स्टिट्यूशन अप्रोच अपनाया गया। कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच अपनाने में ये था कि साहब बड़ी कंपनियां बड़ा पार्ट बनाएंगी, छोटी कंपनियां छोटा पार्ट बनाएंगी, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य रहेगा। भारत में सब्स्टिट्यूशन हो गया, बड़ी कंपनियां आई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम ही बनाएंगे जो बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसी रही उसमें एक है। तो इस लिहाज से देखें कि जो इंडिया का मिडिल स्टैंड है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार काम हो रहा है। आप वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया को देखें, उसमें भारत की रैंकिंग बराबर सुधर रही है। और जो शब्द इस्तेमाल किया गया था डी ग्लोबलाइजेशन, उसके उसी के रिस्पेक्ट में एक और शब्द आया जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उन्होंने कहा डी रेगुलेशन। तो जो डी रेगुलेशन है यानी गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर्स, सो enhance the competitiveness between the public और प्राइवेट सेक्टर्स। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से और रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इसी में स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंडिकेट किया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मिडिल स्टैंड है उसको हम बढ़ावा दें। क्योंकि ये जैसे जो टॉय इंडस्ट्री है, अब टॉय इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से अंडर द क्लचेस ऑफ द चाइना राइट नाउ, और इंडियन टॉय इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दी, और इट इज़ अ ह्यूज मार्केट। तो चाइना ने लाफिंग बुद्धा के नाम से धीमे धीमे भारत के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, और धीमे धीमे चाइनीज प्रोडक्ट्स खिलौने के माध्यम से पूरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। और भारत के जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स थे, वो चाहे लकड़ी से बने खिलौने हो, वो चाहे मिट्टी से बने खिलौने हो, वो चाहे चीनी मिट्टी से बने खिलौने हो, उन सबको एक मतलब बाईपास कर दिया गया। तो जो PLI स्कीम थी उसमें, और जो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जिसमें कहा गया, तो उसमें टॉय इंडस्ट्रीज के लिए तो इस बजट में पूरा एक हब बनाने की बात की गई है। कुल मिला के जो इंडिया में, भारत में जो 5.7 करोड़ मिडिल स्टैंड हैं, और ये जो 5.7 करोड़ मिडिल स्टैंड हैं, दे आर गारंटेड फॉर द कंसेप्ट ऑफ द इंडिजीनियस और द विकसित भारत कंसेप्ट up to 2047. Without middle stand, without empowering, without ease of doing business, without ease of living, we cannot expect that India becomes developed up to 2047. तो ये जो मिडल स्टैंड है, इसी में भारत की सेल्फ रिलायंस जुड़ी हुई है। और जब आप एक्सटर्नल लेवल पे देख रहे हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है, तो ये जो सेक्टर है इस पर बहुत ज़्यादा हमें प्रोमिनेंट फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मिडल स्टैंड जो है वो ग्रोथ का इंजन बनना चाहिए। अभी तक किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस तरीके की बात नहीं आ पाई कि इसको किस तरीके से ग्रोथ का इंजन बनाया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिडिल स्टैंड्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है कि ये इनका जो टर्नओवर है वो कम है,
और इस टर्नओवर की वजह से कई बार ये बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत गो थ्रू रही है, बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है। तो अगर अगर ऐसी स्थिति है तो ये आशा की जा सकती है कि अगर बैंक ये लोग बैंक तक नहीं पहुंच रहे हैं तो बैंक इन तक पहुंचे। ऐसे भी उदाहरण हैं विश्व में जिनमें इस तरीके के प्रयोग किए गए और वो प्रयोग सफल हुए हैं, कि जिनके पास कम पूंजी थी उनके पास बैंक स्वयं पहुंचे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो एक तो मेटल स्टैंड के लिए ये किया जाना चाहिए कि बैंक्स का जो प्रोसीजर है वो इनके फ्रेंडली हो और बैंक्स खुद इन तक पहुंचे। हालांकि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसमें इस तरीके की काफ़ी चीज़ें, लेकिन अभी भारत की वित्त मंत्री ने इस बात पर कहा कि भारत में इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, लेकिन अभी इंस्पेक्शन बाद अभी है। तो ये इंस्पेक्टर राज हो या इंस्पेक्शन वाद हो, इसको यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिस्पेक्ट में डील करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने मेटल स्टैंड्स को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर बैंक शुरू किए जा सकते हैं, किसी बैंक को लीड बैंक बना के उनके साथ अन्य बैंकों को साथ जोड़ा जा सकता है। कोलेटरल फ्री ऋण की आवश्यकता है इनको। और जो जीएसटी का जो प्रोविज़न है, क्योंकि जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो जो बड़े उद्यमी हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो छोटे मेटल स्टैंड से वो कई बार इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, और बाईपास करने की वजह से ये ना अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा पाते हैं, ना लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो जीएसटी के जो प्रोसीजर है वो इनके अकॉर्डिंग भी बनाया जाए ताकि हम इसको और स्ट्रेंथन कर सकें। तो ये एक तीसरा इम्पोर्टेंट सेक्टर्स था। एक चौथा इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको हम कभी वी कैन नॉट इग्नोर एनीवेयर, एग्रीकल्चर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही वाइड सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं। भारत में अगर हम देखें कि जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन पहले की तुलना में घटने के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें प्रोडक्टिविटी ने काफ़ी इजाफा हुआ है, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से हो, इरिगेशन और इन सब की फैसिलिटी की वजह से हो, कि इजाफा हुआ है। लेकिन फार्मर्स की जो इनकम है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है वो उतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं दे रहा है। जबकि एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत को प्राकृतिक भौगोलिक बढ़त हासिल है। यानी एक सहज है, हम थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना के बाद, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड ने पहली बार ग्रामीण और कृषि ये दोनों क्षेत्रों को एक तरीके से कंपोजिट रूप में देखा। अब देखिए जब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो एक चीज और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत के गांव अब 1960 के दशक के गांव नहीं हैं। भारत के जो गांव हैं वो अब उन्नत हैं, तकनीकी है, वहां पर वहां बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, है ना। तो ये वहां पर भी अब ज्यादा चांसेस हैं कि जब हम आप इन्वेस्टमेंट्स करें तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स मिलने की संभावना है। तो किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, यानी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस देता है। तो शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस देने से क्या होता है कि भाई किसान को ये गारंटी हो जाती है कि हाँ उसे अपने आड़े वक्त में मिल जाएगा। ये ऐसा ऋण है जिसकी मात्रा कम है, ये एक ऐसा ऋण है जो कम समय में चुकाया भी जा सकता है। किसान को मान लीजिए कोई भैंस खरीदनी हो तो वो उसे, ये छोटी छोटी चीजों में है, कोई छोटा कृषि यंत्र खरीदना हो, सिंचाई की व्यवस्था अपने यहाँ करनी हो, है ना, कोई प्लांट लगाना हो, है ना, जैसे सूर्य से बिजली बनाने का या इस तरीके का कोई भी काम, ये सारे के सारे किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आते हैं। 2018 में इसमें दो और सेक्टर जोड़े गए। एक जोड़ा गया डेयरी। तो डेयरी को आप ये देखिए कि डेयरी एक तो बेसिकली पशुपालन के अंतर्गत आता है, और पशुपालन और कृषि ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। लेकिन डेयरी के जो उत्पाद जब
फैक्ट्री में बनते हैं। जैसे कि आप देखें, भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो भारतीय है और उसने एफएमसीजी सेक्टर्स में बहुत बड़ा टर्नओवर हासिल किया है, वो है अमूल। आप अमूल के तमाम सारे उत्पादों को देखें तो उन सभी के लिए ये जो किसान क्रेडिट कार्ड में इस बजट में जो प्रोविजन किया गया, डॉक्टर अखिलेश जी ने भी इस पर बात अपनी रखी थी, वो किया गया है 3 लाख to 5 लाख। सो इट इज अ ग्रेट एक्सटेंट। पिछले 2 वर्षों से लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वित्त मंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि की जो इंस्टॉलमेंट है वो 6,000 से बढ़ा के 7,500 करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पिछले 2 बार से लोगों का एस्टिमेशन था। उन्होंने इसके बजाय इस तरीके से ऋण को मुहैया कराना है जिससे उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो। तो आप देखें कि जो फूड प्रोसेसिंग है उस पर फोकस किया जा रहा है कि किसानों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। जो कोस्टल रीजन है भारत का, नदियां हैं और कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन्स में जो मछली उत्पादन है उसके जो बाई प्रोडक्ट है उसको भी किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल किया जा चुका है। उनको भी इस जो लोन दिया जाएगा 3 लाख to 5 लाख, उसका फायदा उनको मिलेगा। अब आप ये देखें कि इस समय लगभग 7.5 करोड़ किसान हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है और पीएम किसान सम्मान निधि में लगभग 12.5 करोड़ किसान रजिस्टर किए जा चुके हैं। तो आप ये देखिए कि जो 12.5 करोड़ किसानों में से 7.5 करोड़ किसानों को एक से ज्यादा अवसर सरकार दे रही है कि वो इन्वेस्ट करें, वो अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाएं। मैंने आपको पहले ही कहा कि अब भारत के गांव उस तरीके के गांव नहीं है। भारत का किसान भी के पास भी अब तकनीकी की पहुंच है। तो अब जब यहाँ से एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की जरूरत है जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। जो टेक्सटाइल एक जो कमी महसूस की जा रही है भारत में, पिछले कई बार बीच बीच में बात की जाती है फिर वो भुला दी जाती है। वो ये बात की जाती है कि एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। तो नई ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब ये है कि भारत में कुछ और क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाई जाए। कई बार उस पर फोकस किया जाता है कि साहब जो नॉर्थ ईस्ट है वो अछूता रह गया, वहां पे उत्पादकता बढ़ाई जाए। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे जो टेक्सटाइल है इधर पिछले 2 दशकों में टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका काफी स्वरूप बदला है। उस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बांग्लादेश एक बड़ा प्लेयर निकल के आया है, वियतनाम एक बड़ा प्लेयर निकल के आया है, चाइना अपने यहाँ उस पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने अपने काम के घंटे बढ़ाए हों, उन्होंने अपने उत्पादकता बढ़ाई हो, उत्पादन की मात्रा को बढ़ा के पूरे मार्केट में सप्लाई करना शुरू किया हो। लेकिन भारत में यहाँ से कहीं ना कहीं भारत अभी भी अपने पुराने लेवल पे है, जबकि कई नए प्लेयर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भारत के पास ऑलरेडी एडवांटेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ द टैक्स। भारत एक समय सिरमौर रहा है। जो भारत और जो बांग्लादेश का जो हिस्सा था, जब उसी वहीं पे एक ही में था, तो उस समय वो सिरमौर था वो एरिया जो टेक्सटाइल। तो भारत को कहीं ना कहीं उस जो कांस्टेंट है जो जहाँ पर वहाँ डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। कुछ और फसलों को उगाने की बजाय आप कपास की गुणवत्ता को बढ़ाएं और यहाँ से रेडी गारमेंट्स को सप्लाई करें। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है। उत्पादकता की जब बात आती है तो दालों की भी उत्पादकता की बात आती है और जो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स है। तो कृषि क्षेत्र में किसानों की आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे जो 2020 में लाए जाने थे, उनको सरकार को फिर से रिव्यू के लिए और उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा स्टेप है और हम उससे पीछे नहीं जा सकते, हमें उनको लाना ही पड़ेगा। जब हम एक्सटर्नल लेवल पे भी डील करने की स्थिति में रहेंगे तो जब तक हम एक्सटर्नल कंडीशंस को स्टेबलाइज होने दें तब तक हम अपने इन रिफॉर्म्स को कर लें तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हो सकता है। तो ये एक लीवर की जो मैंने बात करी प्रमुख रूप से। कुछ और
जब डीरेगुलेशन की बात की जा रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर निकल के आता है जिसमें हम सभी का इंटरेस्ट है, हम सभी उसी सेक्टर से आते हैं, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से वास्तव में सरकार एक एजुकेशन सेक्टर्स को डीरेगुलेट करना चाहती है। डीरेगुलेट का मतलब है कि जो लिबरलाइजेशंस की प्रक्रिया 1990 के दशक में विनिर्माण क्षेत्र में देखने को मिली, वही शिक्षा क्षेत्र में 2020 में अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, शिक्षा में 3 स्टेक होल्डर हैं, एक है स्टूडेंट, एक है फैकल्टी और एक है उसका करिकुलम। तो आप ये देखें कि किस तरीके से जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, भारत के जो कॉलेजेस हैं, वो किस तरीके से ऑटोनॉमी को अप्लाई करें, किस तरीके से इंडिपेंडेंट बने। यानी एजुकेशन सेक्टर्स पर जो सरकार का जो बजट है वो जो कम किया जा रहा है, उसके पीछे ये है कि अब हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भारत में 1990 के दशक में हुआ। आप देखेंगे इसके 2 पहलू हैं। अगर विनिर्माण क्षेत्र का देखें तो 90 के दशक में आने के बाद भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बहुत सारा ग्रोथ मिला। हम पहले एक ही कार बना पाते थे, एक एक स्कूटर बना पाते थे, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद हम कम दाम की कारें भी बनाने में समर्थ हो गए, ज़्यादा दाम की कारें बनाने में भी समर्थ हो गए, और कई सारे दोपहिया वाहनों में भी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एक बड़ा चेंजेस किया। ऑल्दो जो उसका जो मेन जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द चाइना, बट वी आर वी गेट a skill to design the automobile sector itself। तो उसी तरीके का जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें रिफॉर्म्स किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षा क्षेत्र के लिए। जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे टीचर्स हों, उनके सामने ये चुनौतियां हैं कि वो किस तरीके से अपने कोर्सेज को इस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि स्टूडेंट्स के उसमें रहे। स्टूडेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरीके से उसको इनहेल करें ताकि मार्केट में जाके जब एक्सेल करने की बारी आए तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन की बात की जा रही है, वो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका एक सिरा ये ऐसा लगता है कि सरकार कहीं न कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है। लेकिन दूसरा सिरा ये भी है कि शिक्षा में भी जब हम कॉम्पिटिशन की ओर बढ़ेंगे, तो हम बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकते, जब तक कि हम उसे प्रो मार्केट नहीं बनाएँगे। तो ये एक कुछ नीतिगत विश्लेषण थे बजट 2025-26 के, जिनको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में और भारत की घरेलू तैयारी के परिप्रेक्ष्य में, और न केवल 1 वर्ष के बजट में, बल्कि भारत की पिछले 1 दशक की तैयारी के रूप में मैंने साझा करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आपने इसको सुना होगा। अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो मैं उसको भी एड्रेस कर सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार पुनः इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर ने, और सभी श्रोताओं का, और इस मंच पर जब भी और भी जो फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार डॉक्टर हर्ष जी, बजट के नीतिगत प्रश्न पर बहुत विस्तृत विमर्श, एक अर्थशास्त्री की दृष्टि में किस प्रकार की नीतियाँ भारत के लिए उपयोगी हो सकती है, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, उस विषय पर आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक उदारीकरण के बाद की जो नीतियाँ हैं और वर्तमान में अमेरिका की जो, और फिर 2 देशों के बीच जो ट्रेड हो रहा है, उसमें क्या-क्या बदलाव होना है, क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे भारत को आगे बढ़ना है, रोज़गार कहाँ से सृजन होगा। आपने पूरी तरह से भारत की जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके तरफ भी संकेत किया। कोई भी क्षेत्र आपने खास करके जो वस्त्र वाला क्षेत्र है, उस तरफ आपने इशारा किया। बांग्लादेश उसमें अब आगे जा रहा है, और हमारा जो वो लूम वाली स्थिति होती थी एक ज़माने में, भारत कितना मैनचेस्टर कहा जाता था, वो वाला एरिया अब बांग्लादेश में है। इस पर एक विस्तृत विमर्श आपने किया है, और यह विमर्श एक बजट के माध्यम से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का
ही विश्लेषण था और उसकी भावी दिशा का निर्धारण था। हम लोगों के बीच डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं, जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल के सह संयोजक के रूप में काम करते हैं। आप महनीय विद्वान हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो एक संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद डॉक्टर उदयभान सिंह और डॉक्टर भावेश जी। जी डॉक्टर सर। राजीव जी। जी जी, हर्षमणि सर को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में बहुत ही क्लिष्ट विषय को एक तरह से रखा है। और हम देखते हैं कि भारत में जब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की बात होती है तो ज्यादातर लोग अपना मन बंद कर लेते हैं। लगता है कि ये तो हमारे समझ से बाहर ही होगा, कठिन ही होगा। जितने आसान भाषा में सर ने प्रत्येक विषय को उठाया है और जो भारत की विशेषकर अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उन सब को लेकर जो हमारे बजट में जिस तरह का प्रावधान किया गया है, छोटी से छोटी चीज को छूने का प्रयत्न किया गया है, सर ने उसको बहुत बहुत ही अच्छे से बताया। और महात्मा गांधी के विचारों से लेके हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को जिस तरह से यह बजट हमारा छूता है, और प्रत्येक विषय को, चाहे वो शिक्षा हो, कृषक वर्ग की उनकी हमारे अर्थव्यवस्था का योगदान, जबकि हम देख रहे हैं कि सरकार को सहयोग बहुत कम मिल रहा है, या जो मुखर कृषक हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो पूरे देश के कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु जो ज्यादा मुखर हैं, जो ज्यादा सुनाई देते हैं, वो व्यापार की तरह नहीं, उसको अन्य तरीके से देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है, जो मध्यम वर्ग को सरकार ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है, क्योंकि भारत एक हम लोग बचपन में गरीब देश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि है, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं और हमें निकलना भी होगा, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि चीन और अमेरिका जिस तरह से जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है जो हमारे आसपास है, वो हमसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और उनकी जो व्यवस्था है वो एक तरह से बन चुकी है। हमारे यहाँ, हमारे देश में हर 10-20 साल में जो एक तरह से राजनीतिक परिवर्तन, और उस राजनीतिक परिवर्तन का हमारी अर्थव्यवस्था पर असर, इन सब की वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। तो हमें जरूरत भी है कि हम थोड़ी तेज गति से भागें और हम भारतीयता के साथ भागें, ताकि हमें वो अर्थव्यवस्था समझ में आए। मैं कल परसों ही अपने एक दो स्टूडेंट से यहीं पे बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बचत की अर्थव्यवस्था है, कि 10 रुपए में भी अगर 1 रुपया भी बच जाए या 50 पैसे भी बच जाए, हम उस तरह सोचते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहता है। परंतु अभी जो एक तरह से क्रेडिट कार्ड वाली अर्थव्यवस्था चली गई है, कि अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप 20 रुपए खर्च कर रहे हैं और अगले महीने सोच रहे हैं कार्ड का बिल देना है। तो इस तरह की हम परंपरागत रूप से ऐसे लोग नहीं हैं और हमें इसकी आदत भी नहीं है। हमारी जरूरतें परंपरागत रूप से बहुत कम है। तो भारत की सरकार ने ये जो अर्थव्यवस्था लाया है और इसमें 12 लाख रुपए तक कर में छूट देने का अर्थ है कि वो मान रही है कि अब ये एक सामान्य आय होना चाहिए। और हम एक यदि 6 अंकों में एक सामान्य आय को देखेंगे तो इससे आम जनता को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, मैं थोड़ा और ज्यादा कमा सकता हूँ। तो अर्थव्यवस्था तो हमारी आगे बढ़ ही रही है, परंतु उसके जो चैलेंजेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे अभी सर ने भी ट्रम्प का जिक्र किया कि उनके आने से जो टैरिफ चेंजेस हो रहे हैं, और हम मजाक में कहते हैं कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ बस एक सत्ता के परिवर्तन में आए तो दुनिया के सारे देश अपनी अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं, अपना अपना ट्रेड देख रहे हैं, अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो इन सब समस्याओं से हम निकल रहे हैं। और जो एक अंत्योदय की जो परिकल्पना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उस अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की बात है, कि ये देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये देश का बजट नहीं है, ये हमारे बजट से जुड़ा हुआ बजट है। तो हर्षमणि सर को पुनः एक बार धन्यवाद कि उन्होंने एक सारगर्भित तरीके से विषय को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर हर्ष जी की बड़ी विशेषता होती है कि वो बहुत गंभीर विषय को बहुत सरल और सहज ढंग से श्रोताओं तक ले जाते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात की जिसकी ओर आपने संकेत किया।
अब मैं चाहूंगा डॉक्टर उदय भान सिंह सर, उदय भान सिंह सर जी। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वैसे तो डॉक्टर हर्षमणि जी ने सब कुछ बता ही दिया है, और एक कुशल अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र के विद्वान की तरह जो है, उन्होंने पूरे भारतीय बजट, भारत के बजट 2025 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने शुरुआत जो की 1991 से उदारीकरण, नव उदारीकरण से प्रारंभ करके ग्लोबलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन और संरक्षणवाद, अमेरिका, चीन, यूरोप, इन सब की चर्चा करते हुए इन्होंने भारत के बजट की चर्चा की, और भारत के बजट में जिन जिन प्रावधानों का इस बार जो जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी, और बताया कि भारत की जो विकास दर इस समय चल रही है 6-7 के बीच में है, और इस 6-7% की जो विकास दर है, इससे भी विश्व की जो अनेक संस्थाएं हैं, मौद्रिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, वो बड़ी आशान्वित हैं। और बजट में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है, डॉक्टर हर्षमणि जी ने बताया कि जो आधारभूत संरचना में निवेश किया जा रहा है, और ये बहुत जरूरी भी है। आधारभूत संरचना में जितना अधिक विकास किया जाएगा, उन्होंने उदाहरण देकर के भी बताया कि आधारभूत संरचना में जब बड़ा निवेश किया जाता है तो उसके बड़े व्यापक परिणाम, प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था में हमको दिखाई देता है। उदाहरण उन्होंने दिया, और हम सब देख ही रहे हैं कि महाकुंभ में लगभग 7,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया गया है अभी, और उसके बदले में कितना हमको मिलेगा उसका आकलन अभी बाकी है, लेकिन जो शुरुआती और अभी मध्य में चल रहा है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बाद में इसका आकलन दिखाई देगा। तो ये अच्छी बात है कि आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश बहुत आवश्यक होता है। और केंद्र राज्य संबंधों की बात डॉक्टर साहब ने हम सबके सामने बताई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो गिग वर्कर्स हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है मगर वो काम कर रहे होते हैं किसी न किसी प्रकार से, तो उनके लिए जो पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये एक अच्छा कदम भारत सरकार ने और वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री ने की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो MSME, जो लघु जो उद्योग धंधे हैं, उनकी उद्यमिता, ये देखा गया है कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये इस प्रकार इस चीज को काफी बढ़ावा दिया, लेकिन अभी उसके उतने परिणाम ठीक ढंग से नहीं मिले। इसलिए इस बजट में भी MSME को और ज्यादा सुविधाएं देने की बात की गई है, और क्षेत्रों को, जैसे खिलौना उद्योग है, मखाना उद्योग है, और प्राथमिक जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्रों में किसानों को की आय को बढ़ाने के लिए उनके क्रेडिट कार्ड 3 से 5 लाख रुपए बढ़ाना, जिससे कि पशुपालन उद्योग में लगे हुए मछुआरों को व अन्य जो प्राथमिक उद्योग में लगे हुए हैं उनको सुविधा मिलेगी। उनको सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। और इसी प्रकार से टेक्सटाइल उद्योग की बात डॉक्टर साहब ने बताई। लास्ट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता की चर्चा डॉक्टर हर्षमणि ने की, और वास्तव में अब तक हम सबको अनुभव में बात आती है कि हम सब ने BA किया, MA किया, लेकिन फिर भी PhD भी की, और बहुत सारी शिक्षा हम प्राप्त करके फिर भी अकुशल ही रह जाते थे। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा देना, ताकि भारत का युवा कौशल संपन्न होकर के वह अपना स्वयं का काम धंधा प्रारंभ करे। डॉक्टर अखिलेश जी स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, स्वदेशी जागरण अभियान से जुड़े हुए हैं। उसी के एक अंग के रूप में स्वावलंबी भारत, तो स्वावलंबी भारत अभियान में भी जुड़े हुए हैं। तो स्वावलंबी भारत तभी होगा जब भारत का युवा कौशल संपन्न होगा। तो शिक्षा में कौशल को बढ़ाना, कुशलता को बढ़ाना, अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो साकार होगा। 2047 तक जो पूर्ण विकसित भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, वो भी हमारा सपना जो है पूरा हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर हर्षमणि जी ने
बजट 2025, भारतीय बजट 2025 के विभिन्न बिंदुओं को उन्होंने न केवल छुआ, बल्कि उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव भविष्य में होने जा रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए, इस पर विस्तार से हम सबको एक कुशल अर्थशास्त्री के भांति हम सबको जानकारी दी है। मैं लोक पहल की टीम को, डॉक्टर अखिलेश जी को, सभी पूरी टीम को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी मुझे इस अवसर पर ये जो महायज्ञ चल रहा है उसमें भी एक समिधा डालने का मुझे अवसर प्रदान किया है। आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन सर। आपका जब मार्गदर्शन और बहुत ही गंभीर टिप्पणी होती है तो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होती है। यह अमृत काल का वर्ष है, उसी का ये बजट है, उसी पर आत्ममंथन था। अब मैं इस पूरे विमर्श के तार्किक परिणति के लिए इतिहासकार डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि एक समेकित टिप्पणी मीमांसा के साथ आज के कार्यक्रम का अंत करेंगे। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। आम बजट 2025 का सम्यक विश्लेषण, एक नीतिगत विमर्श। सर, ये तो हमेशा से रहा है कि जब भी हम बजट आता है तो हम सभी लोग बैठकर उस पर चर्चा करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से भी करते हैं, लोक पहल के माध्यम से भी करते हैं। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है सर कि एक बहुत ही विद्वान और युवा अर्थशास्त्री और हमारे लिए तो हमारे अग्रज डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। और उनकी बड़ी खासियत रहती है सर कि जब भी उनके विचार आते हैं वो बड़े प्लान्ड वे में आते हैं और डेटा के साथ आते हैं। इसलिए उसकी वस्तुनिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता किसी को भी। 1991 से वर्ष से उन्होंने शुरू किया और 2025-26 के बजट तक वे आए और अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान उन्होंने हेल्थ जो क्राइसिस पूरे दुनिया के सामने आई थी, फिर रशियन और यूक्रेन का जो मतलब युद्ध प्रारंभ हुआ, अभी भी चल रहा है, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, उसको किस तरीके से पूरी दुनिया देख रही है। और विश्व की मैं 3 शक्तियों की बात करूंगा सर। एक तो हमारा अपना देश भारत, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा चाइना। सर के वक्तव्य में आज ये तीनों देश केंद्र बिंदु में थे, अमेरिका, चीन और भारत। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका ने अपनी आर्थिक नीतियों को बदला और अब प्रोटेक्शनिज्म यानी प्रोटेक्शन पॉलिसी को वो लेकर आ गए हैं। क्योंकि मैं स्वयं अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ाता हूं सर, तो ये मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी स्वहित की बात आती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका किसी की परवाह नहीं करता, वो केवल अपनी स्वहित की परवाह करता है, और अब वो प्रोटेक्शन पॉलिसी लेके आ गए। चीन की बात करें सर, तो चीन तो हमेशा से भारत के एक प्रत्यक्ष विरोधी की भूमिका निभाता है और हमेशा ही उसने निभाया है। आज चाहे बांग्लादेश क्राइसिस हो, चाहे पाकिस्तान की क्राइसिस हो, हर जगह पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं चीन तो है ही। ऐसे में सर भारत ने जो बहुपक्षीय व्यापार के स्थान पर द्विपक्षीय व्यापार की नीति को अपनाया और बढ़ावा दे रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रहा सर के इस वक्तव्य में। तीसरा जो सर ने कहा कि डोमेस्टिक रिफॉर्म पर और डोमेस्टिक जो मार्केट है, डोमेस्टिक रिफॉर्म पर काम करने की सरकार को जरूरत है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। पब्लिक इन्वेस्ट, प्राइवेट इन्वेस्ट और गवर्नमेंट का की पॉलिसी किस प्रकार से ये तीनों इस वक्त देश में एक सामंजस्य के साथ केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, इसका भी बड़ा बढ़िया सर ने इसको विवेचित किया है। सबसे बड़ी बात सर, उन्होंने अपने बात में बताया कि किस तरीके से बाईपास, रोड कंस्ट्रक्शन, फिर वहां पर टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा से रेवेन्यू के साथ साथ व्यापार और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा रहा है। और ओडीओपी जो एक केंद्र सरकार का या हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, उसको किस तरीके से मतलब ले आके उन्होंने, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जो पॉलिसी है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उसका भी सर ने विवेचना किया। और निस्संदेह रूप से वो एक ऐसी नीति है जिसका न तो हमारे जेब पर बहुत भार पड़ता है, और साथ ही साथ जो उद्देश्य सरकार के वो भी कहीं ना कहीं पूरे हो रहे हैं। सर 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही। मैं उसकी बड़ी एक संक्षिप्त रूप में इसकी मैं बात करना चाहूंगा। एक तो सर ये कि जो लेबर रिफॉर्म्स की बात सरकार कर रही है,
और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ले आ रही है। ये दोनों संतुलित कैसे रहेंगे, इनमें सामंजस्य कैसे रहेगा, ये निस्संदेह रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो इस वक्त देश और सरकार के सामने है। फिर ई लेबर और ई श्रम के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने का जो प्रयास है, और एक बड़ा ही सर जिस पर पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर सरकार लेबर आवर्स को कैसे बढ़ाएगी, लेबर रिफॉर्म्स कैसे करेगी, श्रम का जो मूल्य है वो कैसे सरकार उसको परिभाषित करेगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा सर के पूरे वक्तव्य का। और एमएसएमई को लेकर उन्होंने दो बातें बताई। पहला कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन 30% है एमएसएमई का, और एक्सपोर्ट में जो उनका कंट्रीब्यूशन वो 40% है। निस्संदेह रूप से सर ये 2047 के विकसित भारत के एक मील का पत्थर साबित होगा। और मेटल स्टैंड की जो उन्होंने बात की, तो इकोनॉमिक्स की एक बहुत पुरानी मतलब बहुत बड़ी थ्योरी है ये मेटल स्टैंड। और हम सभी जानते हैं कि कुछ एक ऐसे व्यापार होते हैं जो किसी देश के गिरते वक्त में उसके सहायक बनते हैं, जिसकी व्याख्या सर ने की भी। और उसी को लेकर उन्होंने एक खिलौना बाजार की भी बात किया कि भारत एक बहुत बड़ा खिलौना बाजार है, लेकिन उस पर नियंत्रण चीन का है। और हम लोग देखते भी हैं सर कि जो घरों में खिलौने इस पर मेड इन चाइना लिखा रहता है। इस पर भी सरकार को जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनसे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हमारे स्वदेश में ही बने खिलौने हमारे स्वदेश के बाजारों में बिकें, तो जो हमारा रेवेन्यू है वो कई गुना बढ़ेगा सर। एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर और एजुकेशन सेक्टर दोनों पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। हम सभी उसको देख रहे हैं कि किसानों को उनका एक सम्मान देने के लिए ये सरकार निरंतर कई वर्षों से प्रयासरत है। बहुत बड़ा विरोध भी पूरे देश में हुआ, सरकार ने उसको झेला भी। और पूरी उम्मीद ये है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सद प्रयास हैं भारत के गांव और भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का, तो निस्संदेह रूप से वो आने वाले समय में पूरा होगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। बजट 2025-26 की जो ये मीमांसा आज अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर के द्वारा की गई है, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अखबारों में जो बातें हैं वो तो सभी पढ़ लेते हैं सर, लेकिन उसकी समीक्षा, गूढ़ समीक्षा और उसके अंदर जो अंतर्निहित तत्व है उसको नहीं समझ पाते हैं, जिसको उन्होंने समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। मुझसे पहले राजीव रंजन सर ने, और फिर हमारे लिए हमेशा आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर ने, दोनों लोगों ने अपने समीक्षात्मक टिप्पणी में इसको स्पष्ट भी किया है। मैं अब पूरे लोक पहल परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से, हमारे आज के मुख्य वक्ता अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक समय निकालकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हम सभी के लिए प्रस्तुत किया, जो लाभान्वित करेगा सभी सुनने वाले लोगों को। इस लोक पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर को, प्रोफेसर आलोक चौहान सर को, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर को, डॉक्टर BL आर्या सर को, डॉक्टर अविनाश पाथर्टीकर सर को, इसको हमेशा ही अपने ओजपूर्ण व्यक्तित्व और भाषा के साथ संचालित करने वाले हमारे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को, और इसे तकनीकी प्रबंधन प्रदान करने वाली हमारी जो बहन है मानसी थपलियाल जी, उन्हें, साथ ही साथ आज प्रोफेसर उदयभान सिंह सर, डॉक्टर राजीव रंजन सर और सभी साथ में जुड़े जो हमारे शोध छात्र हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर भावेश जी, बहुत ही सार्थक समीचीन टिप्पणी। आप जब भी किसी विषय को सुनते हैं बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनते हैं और उसका निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। आपका भी इस पूरे विमर्श में सम्मिलित होना और महत्वपूर्ण वक्तव्य से सबको प्रोत्साहित और प्रेरित करना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज डॉक्टर हर्षमणि जी ने जिस प्रकार भारत के आम बजट की नीतिगत पर चर्चा की, वो बहुत ही सार्थक, समीचीन और प्रासंगिक और उपयोगी है। इससे हम सभी लाभान्वित होंगे। इस वेबिनार पर में उपस्थित और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी करने वाले डॉक्टर अनिल सिंह, उन्होंने कहा कि बहुत सही टिप्पणी, सराहनीय वक्तव्य। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम में जुड़े अनिल सिंह जी, डॉक्टर अनिल सिंह जी, डॉक्टर भावेश जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर हर्ष जी,
गौरव पटेल जी, कीर्ति जी, राजीव रंजन जी, प्रोफेसर राजीव रंजन जो चीन के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल का कार्य देखते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे बहुत ही प्रिय शोध छात्र सनी कुमार जी और हम सब के अभिभावक के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति और अपनी प्रेरणा से, अपने वैचारिक ऊर्जा से हम सबको संबल प्रदान करने वाले प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के जो निदेशक हैं, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार और अभिनंदन। और हमारे दो और मुझे बहुत इस बात का खेद है कि मैं पैनल में उनको नहीं ले पाया हूँ। आशुतोष प्रताप सिंह गुरु जी, मानसी जी, जब भी आप यह नाम देखें तुरंत पैनल में ले लें। आशु गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन। उत्कट राष्ट्रवादी और जिनका क्षण क्षण भारत को समर्पित है, ऐसे आशुतोष गुरु जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे फेसबुक पर लाइव देख रहे अपने समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत हमारा नमस्कार। अब हम अगले रविवार को एक नए वक्ता और नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और हम मिलते हैं अगले रविवार को। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि अब आज के कार्यक्रम का समारोह करें। डॉक्टर राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।